गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट जो चैप्टर है उसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे बायोट सेवर्ट्स लॉ के बारे में। बायो सेवर्ट्स लॉ, इसमें बोलते हैं BIOT, बायोट। इसको बायोट नहीं बोलेंगे, इसको बायो बोलेंगे, टी इसमें साइलेंट है बेटा। तो बायो सेवर्ट्स लॉ, बायो और सेवर्ट्स दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है। इन्होंने एक बात कही है बेटा कि कभी भी किसी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बायो सेवर्ट्स लॉ बताता है। सपोज जैसे हमारे पास ये वायर है एक, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है I। अगर करंट फ्लो करेगा इसमें तो इसकी जैसे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी इसकी चारों तरफ बेटा। तो हमें बताना कि मान लो इस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ओके, जैसे आप लोगों को याद हो गॉसियन थ्योरम ने किया था। गॉसियन थ्योरम क्या बताता था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो किसी पॉइंट पर कैसे निकालेंगे। ऐसे ही हमारा बायो सेवर्ट्स लॉ है, ये कहता है कि हमें किसी भी वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये हमने लास्ट लेक्चर में कल स्टडी किया था कि किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसकी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। तो हमसे बोलता कि अगर इसके वायर के क्लोज एक पॉइंट रख देते हैं P, तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी जो इस वायर से R डिस्टेंस पर प्रेजेंट है और थीटा एंगल पर है। तो बायोट क्या कहता है? कहता है कभी भी जब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो किसी पॉइंट पर तो पहले हम निकालेंगे स्मॉल लेंथ की वजह से। इसकी A और B, ए बी की मतलब हो गया लेंथ, हो गया DL स्मॉल लेंथ। तो इस स्मॉल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमें कहाँ पर? P पॉइंट पर, जो इस वायर से R डिस्टेंस पर है और इस वायर के साथ एंगल बना रहा है थीटा। और इस वायर में क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, अब एक बात देखिए बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से नोट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। बी हमारे पास यहाँ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये स्मॉल लेंथ है, स्मॉल लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? स्मॉल होगी। कहां पर? पी पॉइंट पर। ओके, अब बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड किस चीज पर करता है? देखो बेटा, अगर इस वायर में करंट ना हो तो मैग्नेटिक फील्ड होगी? नहीं होगी। इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है I, तो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें भी, जिसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है किस पर? करंट पर। इसको मैं ऐसे करके ऐसे कर लेता हूं, I पर। वैसे ही स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पर करेगा? लेंथ पर। भाई जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो डी वी इक्वल टू स्मॉल लेंथ DL। अगर सर हमें तो पूरी लेंथ का पता निकालना हो तो हम पूरी लेंथ का लेंगे। पूरी लेंथ की अगर हमें लेंथ पता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते हैं, हमें निकाल देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L IDL। अब थर्ड चीज हमारे पास थीटा। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पर करता है? थीटा पर। कौन से थीटा पर? साइन एंगल ऑफ थीटा पर। किस पर? साइन एंगल ऑफ थीटा, जिसको हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर चुके हैं। IDL साइन थीटा, तीनों को कंबाइन कर दो। कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंबाइन कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो क्या जाएगा? DB इज इक्वल टू, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा। और R भी तो है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है 1/r² पर। ये 4 मानना इन्वर्सली, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम, जितना डिस्टेंस कम होगा वायर के उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा। तो IDL साइन थीटा अपॉन में r², चारों को कंबाइन कर दे तो यह आ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा μ0 अपॉन में 4π IDL साइन थीटा अपॉन r²। μ0 अपॉन 4π क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है बेटा 10 की पावर -7। μ0 4π की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -7। और क्या होता है ये? इट्स ए
इट इज ए प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। म्यू नॉट 4 पाई क्या है? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हमारे पास है। और जो म्यू नॉट है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। आपको याद है एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। बात समझ में आ गई? जैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? इस वैल्यू जो होती है ये डिपेंड करता है दो चार्ज के बीच के मीडियम पर। उसी तरह से म्यू नॉट भी डिपेंड करता है पी पॉइंट और जो हमारा वायर है इसके बीच के मीडियम पर। बात समझ में आ गई बेटा? तो हमारे पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद हम आगे करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा? वेक्टर डी बी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई क्या होता है हमारा? स्केलर क्वांटिटी होता है आई। डीएल को कैसे लिख सकते हैं हम? डीएल कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर, साइन थीटा की जगह क्रॉस आ गया, अपॉन में हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी? वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर हमारे पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यूनिट वेक्टर में आर है तो यहाँ आ जाएगा आर क्यूब। ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया? इसी के साथ ही चैप्टर हमारा ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। और इसके बाद अगली स्टेप समझ में नहीं आया मैं दोबारा बता देता हूँ। ये बेटा हमारे पास क्या डी बी है, इसको ध्यान से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर डी बी को वेक्टर फॉर्म में लगा देंगे। ये लो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, इस पे वेक्टर नहीं आएगा कांस्टेंट है। आई पे वेक्टर नहीं आएगा कांस्टेंट है। डी एल हो गया, साइन थीटा हो गया, अपॉन आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्या लगाएंगे? यूनिट वेक्टर आर। और यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? वेक्टर आर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। ये तो होता है, तो यहाँ लगा दो वेक्टर आर अपॉन आर। तो क्या जाएगा? वेक्टर डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वेक्टर आर ये रहा, और डी एल साइन थीटा हटाएंगे तो क्या जाएगा? क्रॉस वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डी एल, या डी एल क्रॉस वेक्टर आर एक ही बात है। ये लो वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर हो गया। सर आपने बदल दिया, ये आर है, आर स्क्वायर इंटू आर क्या जाएगा? आर क्यूब। भाई ये इस तरह से आया स्टेप। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है। और इसको मैंने तुम्हें नोट्स में बना दिया है। नोट्स में तुम्हें एक बार और दिखा देता हूँ टॉपिक को मैं। नोट कहाँ गया? बायोट सेवर्ट्स लॉ ये हमारे पास है। इसके बारे में बता दिया मैंने। डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है आई पर, एल पर, आर स्क्वायर पर, साइन थीटा पर। कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन 4 कंबाइन करने पर वैल्यू हो जाएगी। डायरेक्टली फंक्शन की बता गया के, और इसका मतलब क्या हो गया? के क्या हमारा? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट विच वैल्यू डिपेंड अपॉन द मीडियम। ओके, के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू होती है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ फिलअप तो कर दिया, ये आ गया, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख दिया। वैल्यू जो म्यू नॉट की यहाँ दी 4.7 और म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू टोटल हो जाएगी 10⁻⁷ यूनिट हो जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ये हमारे पास हो गया। डेंसिटी फॉर्मूला निकाल दो, इसका डेंसिटी फॉर्मूला निकालना आपको आता ही है। तो म्यू नॉट है मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी फॉर्मूला इंटू आर, ये इनको वैल्यू को पुटअप कर देना, यहाँ पर निकल जाएगा। अब आता है इसके स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में क्या होता है? जब थीटा हमारा 0 हो, ये इसमें थीटा हमारा क्या होगा? 0। थीटा 0 होने का मतलब तुम समझ गए हो। थीटा 0 होने का मतलब ये है कि जब ये पी पॉइंट वायर पर हो, थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 हो जाएगा तो वैल्यू पुट कर देंगे म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन 0 अपॉन आर स्क्वायर। साइन 0 क्या होता है? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो 90, कि जो पी पॉइंट है ये यहाँ पर हो इधर, तो ये इधर हो जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो यहाँ इसमें इसी फॉर्म में वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 म्यू नॉट 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू।
ओके बेटा, इस सब टॉपिक फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।